हेलो स्टूडेंट, साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं आपको आपके सिलेबस के टॉपिक ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए, ब्लड आपका यह एक संयोजी ऊतक का रूपांतर है तथा यह द्रवों की भांति प्रवाही हो सकने के कारण इसको ये क्या कहलाता है? तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। ठीक है बेटा, यानी कि ये द्रवों की भांति फ्लो करता है, द्रवों की भांति बहता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। अब बात करते हैं कि ये प्रवाहित कैसे होगा। ठीक है, शरीर के वाहिनियों के द्वारा प्रत्येक अंग में बहता रहता है। ठीक है, साथ ही साथ अपने साथ साथ अब कुछ पदार्थों का भी परिवहन करता है। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। अतः इसे क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी टिश्यू भी कहा जाता है, यानी कि परिसंचारी ऊतक भी कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लड के कार्य की। ठीक है, यानी कि इसके कौन कौन से मेन वर्क होते हैं। ब्लड O2 को लंग्स से बॉडी के सभी भागों में पहुंचाता है। ठीक है, तथा CO2 को बॉडी के भागों से लंग्स तक लाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? यानी कि ब्लड O2 पोषण पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ, हार्मोन्स आदि को भी लेकर के जाता है। ये इसका मेन वर्क हो गया। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ब्लड की स्ट्रक्चर की, यानी रक्त की संरचना की। ठीक है, ब्लड रेड कलर का चिपचिपा सा, जल से कुछ हैवी, अपारदर्शी, हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक तथा प्राकृतिक कोलाइड है, यानी नेचुरल कोलाइड है। ठीक है, अब देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लड वाहिनियों व हृदय से होता हुआ पूरी बॉडी में लगातार परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताती हूँ कि व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड हो सकता है। एक उसके औसत भार से इसका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7 से 8% होता है। देखिए जैसे यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये क्या है? औसत। ये देखिए क्या है? ये है आपका औसत भार। ठीक है, यानी किसी का मान लीजिए औसत भार कितना है? 60 kg है, तो उसमें क्या करेंगे? 7/100 कर देंगे। इसका निकाल लेंगे, कैलकुलेशन क्या आएगा? 21/5, यानी कि 4.2 लीटर। ठीक है, इसी हिसाब से मान लीजिए किसी का 70 kg है, तो आप इसी तरह से एक एवरेज मान करके कि व्यक्ति के शरीर में कितना ब्लड है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम एक मेन पॉइंट की बात करते हैं कि फीमेल में मेल की अपेक्षा रक्त की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि रुधिर किससे मिलकर के बना हुआ है। तो रुधिर देखिए, पहला तो आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ समझ लेते हैं हम प्लाज्मा को। ये हल्के पीले रंग का तत्व होता है तथा रुधिर का कितना होता है? 50 से 60% भाग होता है। इसमें जल की क्वांटिटी आपकी कितनी होती है? 90 से 90 कितनी होती है बेटा? 90 से 92%। ठीक है, तथा 8 से 10% में कई प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की, तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से। तो देखिए पहला हम बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थों की। ठीक है, इसमें सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से होते हैं, यानी आपका अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट मेनली होते हैं। इसके अतिरिक्त आपका देखिए आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम होगा एंड पोटेशियम के फॉस्फेट व बाइकार्बोनेट्स भी सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। ये सब लवण मिलकर के ब्लड का, ठीक है, कितना परसेंट भाग बनाते हैं बेटा? 0.9% भाग बनाते हैं। इसी कारण ब्लड हल्का सा क्षारीय, यानी pH इसका कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए बात करते हैं हम कार्बनिक पदार्थों की। तो देखिए जो आपका प्लाज्मा होता है बेटा, उसमें कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका होगा पचे हुए भोज्य पदार्थ। ठीक है, इसमें आपका एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड कुछ विटामिन प्रमुख होते हैं। ठीक है,
यानी कि शरीर की विभिन्न सेल्स इन पदार्थों को रक्त से आवश्यकता अनुसार एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी जिस सेल्स को जो भी चाहिए हो अपनी आवश्यकता अनुसार वो इससे ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अब सेकंड आ गया आपका प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन में देखिए फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुसिन, एल्बुमिन आदि प्रकार के प्रोटीन है जो प्लाज्मा में मिलते हैं। प्लाज्मा में इनकी मात्रा बेटा कितनी होती है? 7 से 8% होती है। इसके बाद आपके इसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे आपका अमोनिया हो गया, यूरिक हो गया एंड यूरिक एसिड हो गया। इसके बाद हार्मोन्स, ये भी ब्लड प्लाज्मा में घुले रहते हैं। इसके बाद कुछ आपकी घुलित गैसें होती हैं, जैसे कि आपका मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ था। इसमें देखिए मुख्यतः O2, CO2, N2 आदि पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्लाज्मा। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं आपकी ब्लड कार्पस्कल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं। ठीक है, यह रुधिर का 40 से 45% भाग बनाती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपका क्या होता है? RBC होता है और WBC होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स होता है। अब देखिए हम समझ लेते हैं आपका RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पस्कल्स या एरिथ्रोसाइट भी इसे बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य में RBC कैसी होती है बेटा? छोटी होती है, चपटी होती है, गोल होती है तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई, अर्थात क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपका हो गया RBC में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अपवाद है, ऊंट और लामा के RBC में केंद्रक पाया जाता है। ये आपका कंपटीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और आपका DLED के एग्जाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इनकी संख्या समझ लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि RBCs के निर्माण में। ठीक है, देखिए इसमें आपका प्रोटीन होता है, आयरन होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है और फॉलिक एसिड होता है। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं देखिए इसके जीवन काल की। जीवन काल इसका कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, निर्माण की बात कर लेते हैं तो ये आपका बोन मैरो। ठीक है, लेकिन जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो ये प्लीहा प्लस यकृत दोनों में होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं RBC के निर्माण कार्य की। ठीक है, RBC में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसको हम लोग समझ लेते हैं, हीमो इक्वल टू पिगमेंट इक्वल टू लाल। ठीक है, आगे आप लोगों की समझ में, यानी कि हीमोग्लोबिन में O2 प्लस CO2। ठीक है, यानी जब बॉडी में बाहर जाता है तो O2 क्या हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। जब बाहर निकलता है CO2 तो क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए हम बात करते हैं WBC की। ठीक है, WBC यानी कि आपका क्या हो गया बेटा? आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं या इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका देखिए इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसकी ल्यूकोसाइट यानी क्या, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके बाद इसकी संख्या RBC से कम होती है, यानी 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर। इसमें क्या होता है? RBC में हमारा केंद्रक नहीं होता है लेकिन WBC में केंद्रक होता है। ठीक है, जीवन काल इसका कितना हो गया? 10 से 13 दिन मात्र। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए बात करते हैं ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होता है ग्रैनुलोसाइट WBC और एग्रैनुलोसाइट WBC, यानी कणिकामय WBC और कणिका विहीन WBC। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी जो मतलब मोनोसाइट जो होती है वो सबसे बड़ा WBC होता है। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा एक और मेन पॉइंट समझ लेते हैं। शरीर में प्रतिरक्षण तथा संवेदनशीलता का क्या क्या कौन करता है? इओसिनोफिल्स करती है। ठीक है, तो ये देखिए आज आपका ये ब्लड टॉपिक था, तो इस ब्लड टॉपिक को मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। ये आपके DLED के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।